मार्च के पहले हफ्ते में यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन ना किया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। उनके लॉकडाउन के निर्णय ने, देश के साहसी निर्णय ने देश को बचाया है। परंतु मैं इस बात को भी हृदय से स्वीकार करना चाहता हूं, परम श्रद्धेय स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने वो तप और पुरुषार्थ किया। मार्च के पहले हफ्ते में ही दूसरे हफ्ते के चलते चलते अश्वगंधा आधारित, गिलोय आधारित मेडिसिन की घोषणा कर दी। उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ कहा कि यदि हम एलोपैथ की बात करते हैं निश्चित रूप से उसको स्वीकार करिए, परंतु हम एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं कि यदि हमने एनिमल ट्रायल कर लिया है, अश्वगंधा और गिलोय ये कोविड-19 के वायरस को रक्त में अंदर एंटर करने से रोकता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। जब ये घोषणा की, सारा का सारा विश्व अचंभित हो गया। अरे हम तो बात कह रहे थे कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, परंतु एक बाबा गुरुकुल के पढ़े हुए एक आचार्य, एक यौगिक, एक सन्यासी कह रहे हैं कि मेरे पास औषधि है। पूरा एमएनसीज, पूरी फार्मा कंपनियां एकजुट हो गई, पतंजलि योगपीठ के खिलाफ खड़ी हो गई। दोस्तों, आज हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग सामने प्रमाण दे रहे हैं वीडियो बनाकर कि हम 5 दिन में ठीक हो गए, 7 दिन में ठीक हो गए, 3 दिन में ठीक हो गए, कोरोनिल का प्रयोग करके। आज हम बात करते हैं क्या है उस कोरोनिल में, क्या कैसे काम कर रहा है वो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के योग और आयुर्वेद का प्रयोग करके लोग कैसे स्वस्थ हो रहे हैं, इम्यूनिटी आखिर कहां से बन रही है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ये कोरोनिल, ये दिव्य अनुतेल, आप जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दोस्तों आपको अपने परिवार की चिंता है। हर रोज आप इस तनाव से जाते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं कोई रोग लेकर घर ना आ जाए, और ये तनाव होना जायज है। इस सब के बीच में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने यह अनुतेल बनाकर दिया है। और जब आप बाहर से अंदर आए तो रात्रि को आप नासिका में ये अनुतेल डाल लें, सुबह खाली पेट श्वासारी ले लें, खाना खाने के बाद कोरोनिल ले लें, कोई रोग आपके आसपास नहीं आ सकता। इस बात का विश्वास करके मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं, यह भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। परंतु औषधीय दृष्टिकोण से, इम्यूनिटी बूस्टर के दृष्टिकोण से आप इनका प्रयोग करें और आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। लंग्स की इंफेक्शन में हाईली इफेक्टिव है श्वासारी बटी। चलिए बात करते हैं, योग से शरीर की आंतरिक शक्ति का वर्धन होता है। शरीर अपने बाहर के रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम इसकी बात करते हैं, जो हमारी आहार है वो क्या काम करता है। हमने कहा योग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है उसके विषय में बात करेंगे। आहार से हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमारी शक्ति के, हमारे शरीर के, हमारे स्वास्थ्य के उपस्तंभ हैं। दीज आर 3 पिलर्स ऑफ आवर हेल्थ। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि आपका आहार सात्विक है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता साहब। इतनी बड़ी गारंटी आयुर्वेद के आचार्य, हमारी ऋषि परंपरा दे रही है। इसके आगे यदि हम बात करें, आहार के बाद यदि हम बात करें इम्यूनिटी की बात, इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी तो है प्राकृतिक इम्यूनिटी, जो शरीर आपके रोगों को रोकने की काम करता है। हमने कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गन है आपकी बॉडी, कई सेलों का, अरबों सेलों के संयोग से आपका शरीर बना है। एक सेल नहीं है पूरा आपका शरीर। 1.37 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके बॉडी में, और हर सेल को, इन खरबों सेल्स को, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, हर सेल को विटामिन चाहिए, हर सेल्स को मिनरल्स चाहिए। हर सेल से गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए, ब्लड का फ्लो चाहिए, तब जाके वो स्वस्थ रहते हैं। यदि कहीं पर ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक नहीं है, ग्लूकोज का लेवल ठीक नहीं है, तो रोग होगा। इम्बैलेंस इज कॉल्ड डिजीज। एक आपकी प्राकृतिक इम्यूनिटी है, आपके सेल्स जो हैं आपकी रक्षा करने का काम करते हैं। जो स्किन है आपकी,
ये पहली रक्षा कवच है। इसके साथ साथ ये आपके नासिका के अंदर जो बाल हैं ये भी रक्षा कवच हैं, ये इम्यूनिटी के सैनिक हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। नासिका के जो बाल हैं अंदर वायरस और बैक्टीरिया को जाने से रोकते हैं। इसके अंदर जो एक झिल्ली लगी हुई म्यूकस जिसे कहते हैं, इसका गीलापन उनको रोकता है बाहर। फिर हम गले की बात करें, गले में लगातार थूक बनती है। मुंह की बात करें तो मुंह में लार बनती है और उसके माध्यम से सैकड़ों हजारों जो कीटाणु जीवाणु हैं वह अंदर ही मर जाते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो आप सबसे छोटी जो चीज जानते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उससे 100 गुना छोटी चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती उसे बैक्टीरिया कहते हैं। और जो सबसे छोटी चीज आप देखते हैं उससे 500 गुना छोटी चीज, अर्थात बैक्टीरिया से भी कई सैकड़ों गुना छोटी जो चीज है वह वायरस कहलाती है साहब। बैक्टीरिया को हम यदि जीवाणु कहते हैं तो वायरस को हम विषाणु कहते हैं। विष तत्व है उसके अंदर। हमारा शरीर उनसे लड़ता कैसे है और उस लड़ने की शक्ति को जिसे हम बार बार इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, आखिर वो मिलती कहां से है? तो हमने कहा कि इंटरल्यूकिन, फेरिन, ये तत्व जो ब्लड में शरीर की इम्यूनिटी की शक्ति बनाने का काम करते हैं, खांसी होना, बुखार होना, ये हमारी शक्ति के कारक हैं साहब। फॉरेन बॉडी कोई हमारे शरीर में आएगी तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है हमें रोग होगा, हमें बुखार होगा। तो बुखार होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बुखार होना ये बताता है कि आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार है। अंदर रोग आया है, कोई कीटाणु आया है, कोई जीवाणु आया है, कोई विषाणु आया है और आपका शरीर उससे लड़ाई कर रहा है। अंदर गर्मी को पैदा, हीट जनरेट करके उसको मारने की कोशिश कर रहा है। परंतु बहुत देर तक यदि वो बुखार नहीं उतरता, अर्थात इसका मतलब कि विषाणु हावी हो रहा है, जीवाणु हावी हो रहा है, आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, तब आपको बाहर से कुछ एडाप्टिव इम्यूनिटी की आवश्यकता पड़ेगी साहब। एंटीबॉडीज बनाता है, उस तत्व को खत्म करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है उस बैक्टीरिया, उस वायरस के खिलाफ। जब वायरस या खतरनाक वाहन खत्म हो जाता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे याद कर लेती है। मेमोरी की भी उसमें शक्ति है। कुछ सेल्स ये हैं जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में बैक्टीरिया को, वायरस को जकड़ने का काम करते हैं, उसे बी सेल्स कहते हैं। और टी सेल्स इम्यूनिटी के, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम बड़ी बात करें, जो खराब रक्त कोशिकाएं हैं वो खत्म कहां से होंगी? जो रोग से युक्त हो चुकी हैं उनको बाहर निकालने का काम जो लिम्फेटिक अंग है, इस लिम्फोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, WBCs कहते हैं, ये कहां बनती हैं सबसे ज्यादा? वो बनती हैं, यह पेट है साहब, उधर दाईं ओर लीवर है, बाईं ओर पेट के तरफ यदि हम नीचे देखेंगे तो यह जो अंग है सी टाइप का, ये स्प्लीन है। और ठीक लगभग वैसा ही सी टाइप का जो स्प्लीन है वैसा ही WBC होते हैं। WBC की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहां हम मान के चल रहे हैं और लीवर के माध्यम से, बाइल डक्ट्स के माध्यम से, गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस के माध्यम से ये हमारी इम्यूनिटी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और पेनक्रियास जैसे हमारी इंसुलिन की सिक्रीशन, हार्मोन की सिक्रीशन करता है। जब आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी तो आप देखेंगे कि स्प्लीन बढ़ जाएगी है। तो WBC की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो स्प्लीन के बाद जो बड़ा भाग है, स्प्लीन की हम बात कर रहे थे, फिर हमने स्प्लीन की इस पेट के बाईं ओर हम देखते हैं स्प्लीन है, और उसके बाद हम बात करते हैं ये देखिए, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्प्लीन है, यहाँ ये स्टमक है। तो लीवर जो हमारा शरीर जब बिल्कुल थक जाता है, बहुत सारी लड़ाई करता है,
अतिरिक्त ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है, फैट की आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो लीवर में जो स्थापित ग्लाइकोजन है वह टूटकर बाहर आता है और हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि हमें एकदम सैकड़ों लाखों करोड़ों वायरस के एकदम मल्टीप्लिसिटी शुरू हो जाती है, और वैसी उतनी शक्ति में हमें WBC बनाने पड़ेंगे। ग्लूकोज एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो शक्ति हमें प्रदान करता है लीवर। ये लीवर की लेफ्ट लोब राइट लोब के विषय में भी बात करने का विषय नहीं है, फिर कभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, परंतु लीवर से हमें ग्लाइकोजन, हमारी ग्लूकोज की आपूर्ति होती है, ऊर्जा की आपूर्ति होती है। हम लीवर और गॉल ब्लैडर की बात कर चुके, स्टमक की बात कर चुके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बोन की एनाटॉमी की। फिर सबसे ज्यादा यदि WBC पैदा होते हैं तो कहां पैदा होते हैं? बोन मैरो में। शरीर में मौजूद जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर एक पीला उत्तक पाया जाता है, इसे येलो मैरो कहते हैं। ये येलो मैरो जो है, यदि हम इसका कॉम्पैक्ट बोन निकाल लें तो यह ब्लड स्टेम सेल्स RBCs और WBCs यहां पैदा होते हैं। ये बोन मैरो स्पॉन्जी, जो बोन कंटेन्स रेड मैरो और ये येलो मैरो। तो ब्लड वेसल्स इन बोन मैरो, ऐसे ही ये ब्लड वेसल्स होती हैं, यहां से रक्त बन रहा है, कणिकाएं बन रही हैं और इसके माध्यम से फिर वो रक्त में जा रही हैं। लिम्फोसाइट्स जिसे हम WBC कहते हैं, छोटी सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा ब्लड के जो 4 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड स्टेम सेल्स के साथ बात करें तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये बोन एनाटॉमी में हमने देखा कि ये नर्व्स जा रही हैं, ब्लड वेसल्स जा रही हैं और इसमें वह तत्व WBC फॉर्म में हो रहे हैं। अब ये येलो मैरो में ये कन्वर्शन चल रहा है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स कहीं ब्लीडिंग हो जाए, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। आपके मुंह में आपने देखा होगा, हाथ पर चोट लग जाए, पांव पे चोट लग जाए, 30 सेकंड में, 1 मिनट में अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आप यदि उसको दबा के रख लेंगे, छोटा घाव होगा तो अपने आप बंद हो जाएगी। वो किससे होती है? वो प्लेटलेट के कारण होती है। और दूसरा बड़ा काम करता है RBC, जो ऑक्सीजन को लेकर पूरी शरीर में लेके जाता है। परंतु जो WBC है, ये जो किडनी शेप्ड व्हाइट सेल्स हैं, यह इंफेक्शन से बचाने का काम करते हैं। तो हमने ब्लड वेसल्स की बात की। तो हम यदि बात करें मोटे तौर पर कि यदि 100 ml रक्त में मान लें तो 100 ml रक्त में 55% तो प्लाज्मा होगा, जो उसका लिक्विड पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा, और उसमें शरीर में रोगों से लड़ने की जो ताकत रखने वाले कण हैं, प्लेटलेट और WBC, वहां 0.01%, व्हाइट ब्लड सेल्स 4%, RBCs 41%। अब हम बात करें तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारे मिलाकर यदि हम बात करें तो ये 4% हैं। ये एलर्जी हो जाए तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो हमने बात की अभी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स की अभी हमने चर्चा की। और हम बात करते हैं इस WBC में 2 प्रकार के बड़े सेल्स होते हैं, एक होता है T सेल और एक होता है B सेल। ये उस इम्यूनिटी की रक्षा करने का काम करते हैं। जो छोटी सफेद रक्त कणिकाएं हैं, इसमें सबसे पहले जो B सेल्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाकर बैक्टीरिया और विषैले जो वायरस पदार्थ होते हैं उसके तत्व को खत्म करने का काम करते हैं। और जो दूसरे T सेल्स होते हैं वह संक्रमित कोशिकाओं को, कैंसर ग्रस्त जो कोशिकाएं हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो B सेल्स एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं और T सेल्स जो संक्रमित सेल हैं उनको तोड़कर, उनको नष्ट कर कर जो बिल्कुल डैमेज सेल्स हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी हेल्पर और बहुत से सेल्स होते हैं जो इस इम्यूनिटी का कारक बनते हैं। तो हमने कहा ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, जिसको मैंने मोटे तौर पर WBC के रूप में बात की, वहां कहां बनते हैं? हमने कहा स्प्लीन में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, और एक बड़ी ग्रंथि यहां गले में होती है, थाइमस। यहां गले में, उसमें एंटीबॉडी का वो मेंटेन करने में, संतुलन करने में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। अब हम बात करें तो हमें यह पता चल गया कि लीवर
स्प्लीन और बोन मैरो, ये हमारे शरीर की रक्षा करने के सेल्स का निर्माण करते हैं। जो पूरी जो साइटोटॉक्सिक स्थिति बन जाती है, ट्यूमर बन जाए या कोई रोग हो जाए, तो उसमें मेमोरी का काम भी करते हैं। एक बार यदि एंटीबॉडीज बी सेल्स ने बना दी तो याद रख लेती है कि अगली बार जब वे वायरस आएगा फिर उसको पनपने ही नहीं देते, वो शुरुआत में ही तुरंत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कमांडो को खड़ा कर देते हैं और तुरंत उस रोग को समाप्त कर देते हैं। तो हमने देखा कि बी सेल्स और टी सेल्स अब ऑटो इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, रोग अंदर हो गया, आपके शरीर का ब्रेन उसको एक ट्रिगर करता है और वह अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। और अब वो मेमोरी भी रखते हैं। एक व्यक्ति को यदि कोविड हो गया है तो वो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं यदि वो रिकवर कर गया है। तो किसी और व्यक्ति को यदि रोगी कोई हो जाए तो उसको प्लाज्मा डोनेशन करता है, एंटीबॉडीज डोनेट कर सकता है ताकि उसको लड़ने की क्षमता और बढ़ सके। कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं जिसकी एंटीबॉडीज अच्छी नहीं बन रही हैं, उसको प्लाज्मा डोनेशन किया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में आप लोगों को 3 इंजेक्शन लगते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, टेटनस का इंजेक्शन लगता है, पोलियो की मुंह में ड्रॉप डाली जाती है। ये क्या है? ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। वायरस लोड आपके मुंह में डाला गया है, एक्टिव वायरस डाला गया है, शरीर उसके खिलाफ अपनी ताकत खड़ी करता है। हल्का बुखार होता है तो बुखार होना अच्छा है, वो बता रहा है कि जो आपने अंदर वायरस भेजा था, शरीर ने उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज बनाने के लिए अपने तंत्र को विकसित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज भारत बचा है तो अपनी इम्यूनिटी के कारण बचा है। इम्यूनाइजेशन अच्छा है, एलोपैथी की बहुत बड़ी यह साइंस है, रिसर्च है। प्लेग हो गया, गाय में, अन्य पशुओं में रोग को पैदा किया गया, उन्होंने जो एंटीबॉडीज बनाई उस एंटीबॉडीज को लोगों के जीवन में भेजा गया, उनको इंजेक्शन लगाए गए, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब आने वाला जो इम्यूनिटी के लिए आप इंजेक्शन की इंतजार कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि उस कोविड वायरस को जिंदा एक व्यक्ति में डाला जाएगा, एक कुछ पशुओं में डाला जाएगा, वहां पर वो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, उस एंटीबॉडीज को इकट्ठा किया जाएगा और आपके शरीर में लगा दिया जाएगा ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। हो सकता है वो 1 साल के लिए बनी रहे, हो सकता है वो जीवन भर के लिए बनी रहे। ये आने वाले आविष्कार का, एक रिसर्च का विषय है, परंतु तरीका यही है। बी सेल्स ही वो एंटीबॉडीज तैयार करने का काम करेंगे, टी सेल्स उनको मारकर बाहर निकालने का काम करेंगे, डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो ये जो WBCs के बी और टी सेल्स हमारी इम्यूनिटी के मूल कारक तत्व हैं और वो पैदा हो रहे हैं बोन मैरो में, स्प्लीन में, थायमस में, और हमें हेल्प कर रही है पीछे लीवर। आइए नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से आसन करने? ये आसन देखिए, ये यहां पर आपका लीवर है, उसमें लाभ करता है यह कोबरा पोज, जिसे भुजंगासन कहते हैं। नेक्स्ट, ताड़ासन, आपकी पूरी जो हड्डियां हैं उनको तनाव देने का, स्ट्रेचिंग करने का काम करता है ताकि उन हड्डियों में जहां पर ये टी सेल्स बनने हैं वहां एक्टिविटी हो सके। नेक्स्ट, उष्ट्रासन, आपके जो चेस्ट पार्ट है उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसको इफेक्ट प्रदान करता है, शक्ति, पावर प्रदान करता है और पूरा शरीर खिंचताता है। ऐसे ही लंग्स की एक्टिविटी गोमुख आसन में पीछे हाथ जब आप पकड़ते हैं, यहां से चेस्ट खिंचती है, यहां से चेस्ट खिंचती है, तो लंग्स की एक्टिविटी के लिए हाई बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट, यह है शवासन। मैंने कहा कि 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, परंतु यदि आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप यौगिक निद्रा करिए, शवासन करिए। हर आसन के बाद आपको विश्राम करना चाहिए और इस शवासन में रिपेयर का जो कार्य है, शरीर अपने सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, रिजुवेनेट करने का काम करता है, तो इसलिए शवासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बहुत कठिन आसन है। योग निद्रा, इसके विषय में बहुत गहनता से, बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 30-40 मिनट की इस योगिक प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। कपालभाति प्राणायाम, द किंग ऑफ ऑल द प्राणायाम्स। इससे क्या होगा? ये आपकी स्पाइन पर काम करेगी। स्पाइन में क्या है साहब? स्पाइन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF है,
जो वीर्य तत्व हम जिसे मानते हैं, जिसे हम ओज मानते हैं, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कपालभाति करते हुए, श्वास लेते हुए टेलबोन से ब्रेन तक CSF जाता है, श्वास प्रश्वसन करते हुए ब्रेन से टेलबोन तक श्वास वापस निश्वास की भांति जाता है। कपालभाति आप देखेंगे कि पेट की एक्टिविटी हो रही है, लीवर एक्टिवेट हो रहा है, स्प्लीन एक्टिवेट हो रहा है, इससे बनता है T सेल्स, इससे बनते हैं B सेल्स, इससे बनते हैं WBC, जो इम्यूनिटी के कारक हैं, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। आइए, यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, WBC बढ़ाना चाहते हैं, अपने लीवर स्प्लीन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो कपालभाति करें। यह उज्जयी प्राणायाम, मैंने कहा कि थाइमस ग्लैंड यह सबसे महत्वपूर्ण, जहां से WBC की सिक्रीशन एंटीबॉडीज को जो मेंटेन करने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। कहीं एंटीबॉडीज ज्यादा बन जाए, कहीं हमारे शरीर पर हमारे सेल्स प्रॉपर मैसेज कन्वे ना कर पाए, अंदर वायरस पड़ा है, बैक्टीरिया पड़ा है, परंतु हमारे शरीर में एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ B सेल्स T सेल्स एक्टिविटी नहीं हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है थाइमस, और वह उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, आपकी हार्मोनल सिक्रीशन के लिए अत्यंत कारगर, आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों मित्रों, यदि आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह कमजोर हो जाएगी और रोग आपको आकर जकड़ लेगा। आप यदि अभी तक कोविड से बचे हुए हैं, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप योग करते हैं, आपकी आहार अच्छा है, आपकी निद्रा अच्छी है, आपका ब्रह्मचर्य अच्छा है। और यदि आपको रोग हो गया है, तो भी आप निरंतर योग करिए, धूप का सेवन करिए, गर्म पानी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, भ्रामरी, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए। नेक्स्ट, उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का बार बार उच्चारण करना, यह मंत्र योग, आप इसका उपयोग करके देखिए, बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है यह प्राण तत्व, प्राणों से बोला जाने वाला ओंकार का मंत्र। और यदि फिर भी शरीर साथ ना दे योग प्राणायाम के साथ, तो आयुर्वेद का प्रयोग करिए, कोरोनिल टेबलेट्स का प्रयोग करिए, नस्य का प्रयोग करिए, वैकल्पिक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करिए, नेति का प्रयोग करिए, गरारे करिए गर्म पानी से नमक डालकर। जब भी आप घर में आए तो अपने कपड़े उतार कर रखिए, अपने हाथों को धोइए, गर्म पानी से अपने गरारे कीजिए, ताकि मुंह में कोई वायरस आ गया है तो वो निकल सके। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो पेट की pH वैल्यू है, वो इतना एसिड होता है हमारे पेट में कि यदि हम उसको निकालकर अपने हाथ पर डाल लें तो हमारा हाथ जल जाए। इसलिए यदि नाक और मुंह में यदि वायरस आ भी गया है, तो आप गर्म पानी पीजिए, उस वायरस को लंग्स में ना जाने दीजिए, उसको ब्लड में ना जाने दीजिए, उसको पेट में आने दीजिए। पेट में आते ही वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। जैसे हाथ को साबुन से धोने से यदि वायरस लगा भी हुआ है तो भी वह वायरस मर जाएगा, ऐसे ही यदि पेट में चले जाएगा तो भी मर जाएगा। तो इसलिए समय समय पर पानी पीजिए। आज फ्लू हो जाता है और कोविड हो गया, पता नहीं चलता, तो हम क्या करें? हम ध्यान रखें कि यदि हमें रनिंग नोज है, राइनिटिस एलर्जी है, बार बार थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है और जुकाम हो रहा है, तो ये फ्लू है। परंतु सूखी खांसी है, गले में खारिश है, स्मेल चली गई है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो यह कोविड है। आपको इसका टेस्ट करवाना चाहिए, या अपने घर में 14 दिन तक के लिए आप क्वारंटाइन हो जाइए, अपने परिवार से अलग रहिए। परिवार के लोग शारीरिक दूरी बनाएं, परंतु भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहें, उनके अच्छे भोजन की व्यवस्था करते रहें, उन्हें समय की औषधि देते रहें, उन्हें प्रेरित करते रहें कि वह योग प्राणायाम करें। मुझे याद है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब आह्वान किया योग प्राणायाम करने का, तो जो पहला पेशेंट था भारत का, रोहित दत्ता, जो इटली के रोगियों से पीड़ित हुआ था, संक्रमित हुआ था, उसने कहा कि मैंने नियमित रूप से योग किया, स्वामी जी महाराज की वीडियो देखी, यूट्यूब पर देखी और मैं ठीक हो गया। दोस्तों, आइए, जहां आवश्यकता जिस पैथी की है उसको अपने जीवन में अपनाइए। और डॉक्टर्स से भी मेरा निवेदन है कि पेशेंट के हित में वह योग और आयुर्वेद का तिरस्कार ना करें, उसको भी जीवन में स्वीकार करें।
जहां आवश्यकता हो एलोपैथी की वहां उसको भी दें, परंतु पॉजिटिव हेल्थ केयर के लिए आप योग और आयुर्वेद को अपनाते रहिए और निरापद चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हुए आप सारी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं। और रोगी होने के बावजूद योग और आयुर्वेद में आपको स्वस्थ रखने की शक्ति है। डॉक्टर मनोज मित्तल जी हैं, बहुत शालीन साथी हैं हमारे, पतंजलि योगपीठ के संरक्षक सदस्य के रूप में, हमारे वहाँ संस्था के ट्रस्ट के मेंबर भी हैं और बहुत स्वयं एक यौगिक जीवन शैली को जीते हैं, स्वयं योग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं। जगदम्बा बेबी केयर के सभी साथियों का, साहिल जी का, जिन्होंने आज मुझे आपके साथ जोड़ने का अवसर प्रदान किया, उनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और आप सब लोगों ने इस वार्ता में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे फेसबुक पे लिख सकते हैं, स्वाभिमानी न्यूमेरिकल 1 मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर आप लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं jaiarya@1973@gmail.com, इस पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। आजकल हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन होने के नाते भी हम निरंतर कई प्रक्रियाएं कर रहे हैं। कोविड-19 के दृष्टिकोण से हमने योग का प्रोटोकॉल तैयार किया है, बहुत जल्दी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से हमने निवेदन किया है, उसको हम लॉन्च करेंगे। आपको कितना योग करना चाहिए, केवल मात्र आधा घंटा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उस फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत कह रहे थे, फिटनेस की डोज आधा घंटा हर रोज, यदि हमने इसको जीवन में अपना लिया, तुलसी आयुर्वेदिक काढ़े को यदि हमने जीवन में अपना लिया और धूप में बैठना स्वीकार कर लिया, आज हम देखते हैं बहुत बड़ा कारण है, यदि आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे तक धूप में बैठना शुरू करिए। इतनी बात कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, पुनः आपका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर जयदीप आर्या, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।